हेलो बच्चों, मैं आपका आड़ी सर लेकर आया हूँ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 60 डेज 60 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। हम लोगों ने ऑलरेडी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इस चैप्टर का एक वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है, जहाँ पे हम लोगों ने व्हाट डू वी मीन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमारे घर में हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कहाँ पे यूज़ आते हैं, कमर्शियल कहाँ पे आते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड लाइक एजेंट्स, ये सब कुछ देखा है हम लोगों ने। कहाँ का ये पार्ट था जिसमें हमने लाइक ब्रूअरी इंडस्ट्री के बारे में देखा, एंटीबायोटिक के बारे में भी देखा, वो सब कुछ देखा है। वो एक पार्ट है जहाँ पे एक मैच द पेयर टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है या सिंगल लाइन वाला पूछा जाता है। अब इसी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है जहाँ पे आज हमारा ये चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी बोला आप लोगों को 3 क्वेश्चन तक भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर पे, तो द चैप्टर होल्ड्स अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस। और मैंने आपने पहला वीडियो देखा है तो आप लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि मैंने इसको बहुत इजी तरीके से एक बहुत अच्छे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड इसके तरीके से आपको समझाया। तो आज लाइक जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी हम अलग तरीके से पढ़ने वाले, जो एनसीईआरटी में बहुत सारा टेक्सचुअल दिया है उसको मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए और आपके मार्क्स बने रहे। चलो क्विकली एक 15-20 मिनट का छोटा सा वीडियो है, चैप्टर खत्म हो जाएगा, दोनों मिलकर देखोगे तो 1 घंटे से भी कम टाइम में पूरा चैप्टर खत्म। चलो आज जो टॉपिक है दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट एंड बायोलॉजिकल क्लीनअप, लाइक जिसको थोड़ा सा एक फैंसी टाइटल है सीवेज क्लीन, जिसको हम लोगों ने बोला है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी बुलाते। हाँ, अब देखो व्हाट डू वी मीन बाय सीवेज, ये सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है। हमारे एग्जाम में बहुत बार आता है सीवेज इज, तो 1 2 3 करते। देखो हमारे घर से या बहुत सारे जहाँ लाइक ऐसा पानी जहाँ पे ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक नॉट इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें डिजॉल्व है या उसमें इंक्लूडेड है, वैसे सारे पानी को हम लोग बुलाएंगे सीवेज। एक बात याद रखना, सीवेज वाटर इज नॉट अ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल मतलब पीने लायक नहीं होता। गंदा पानी की बात कर रहे हैं जो रिवर में या किसी वाटर बॉडी में हम लोग लाइक घर से जो निकलता है, हमारे किचन टैप से निकलता है, बाथरूम से निकलता है, फ्लश से निकलता है, वो सारा पानी या ऐसे एग्रीकल्चरल वेस्ट में आता है जिसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऐसे सारे पानी को हम लोग बुलाते हैं सीवेज। अब देखो इस पानी गंदा पानी है, लाइक इट्स अ वेस्ट वाटर, अगर हम उसी पानी को डायरेक्टली अगर हम रिवर में रिलीज कर दे क्या होगा, रिवर का पोल्यूशन बढ़ेगा, रिवर में वो सारी गंदगी मिक्स हो जाएगी। आप बोलोगे सर रिवर में गंदगी मिक्स हो गई है पर रिवर तो बड़ी होती है, वो तो डाइल्यूट करेगी। पर आप एक सोचो, सिर्फ मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप यू आर फ्रॉम द एनी लाइक गुड सिटी, उसके आजू बाजू होने वाली रिवर जाकर कभी देख कर आना, अभी नहीं, अभी आपके लिए नीट की एग्जाम है, एग्जाम के बाद चले जाना और देख लेना। अगर मैं तो पुणे से बिलोंग करता हूँ, आप लोगों को मालूम है पुणे के बाजू में एक मुड़ा मुठा करके रिवर है। गलती से आप कभी पुणे में आए यार, यू आर फ्रॉम पुणे, कभी जाकर देख लेना उस रिवर की क्या हालत हुई है, मतलब उसको रिवर बुलाने में भी शर्म आती है, इतनी वो इट हैज़ बिकम लाइक ड्रेनेज लाइन, क्योंकि लाइक पुणे का पॉपुलेशन इतना है, वहां से आने वाला सारा पानी उस रिवर में जा रहा है। अब ये रिवर आगे किसी ना किसी विलेज को जाती है, सो दिस कंटेमिनेटेड वाटर या डर्टी वाटर अगले लाइक छोटे विलेज को, गांव को कहीं पे जाकर मिलेगा। तो क्या होगा, ऐसे सारे जगह जगह पे होता गया कि किसी भी घर से निकलने वाला जो सीवेज है वो हम लोग अगर सपोज डायरेक्टली रिवर में रिलीज करने लगे तो होगा क्या, रिवर विल गेट पोल्यूटेड और आगे पानी किसी को अच्छा नहीं मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द पोल्यूशन ऑफ रिवर, what we are supposed to do before releasing any kind of waste water, it may be the domestic waste or the agricultural waste, we have to treat it। ट्रीट करना है मतलब क्या, उसको सलाइन लगाना है नहीं, हाँ ट्रीट करना है मतलब उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है उस, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही तो पोल्यूशन बढ़ेगा ना, तो उसको हम जितना हो सके उतना कम करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी या एक सिस्टम डेवलप किया जिसको बुलाते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, या मतलब जहाँ पे करते हैं उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बुलाते हैं या सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम है। तो वी टेक एन एडवांटेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एसटीपी। अब देखो एनसीईआरटी में ना एक बहुत बढ़िया लाइन है, नो मैन मेड टेक्नोलॉजी कैन मैच अप द इफिशियंसी ऑफ बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और बायोलॉजिकल प्रोसेस।
ये जो माइक्रोब्स जो काम करते हैं उसको हमारी कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी मैचअप ही नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया भर में सोचो, आपके छोटे से गांव में सोचो, आपके शहर में सोचो, दिन भर में लाखों लीटर्स ऑफ सीवेज प्रोड्यूस होता है, लाखों लीटर्स। आप देखो, एक मिनट के लिए लाइक इमेजिन कर लो, आप घर में सिंक में, बेसिन में हाथ धोते हो, बर्तन साफ होते हैं, जो कुछ भी आपका काम होता है, आप कितना पानी एक फ्लैट में, एक घर में प्रोड्यूस होता है। वैसे ही अपना टॉयलेट होता है, वहां पे फ्लश होता है, उस फ्लश से कितना सारा सीवेज। तो इतने सारे, मतलब आपके सोसाइटी में अगर 50-60 फ्लैट है, तो आप अगर दिन भर में 50 लीटर 60 लीटर अगर वेस्ट वाटर सीवेज प्रोड्यूस करे, तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर लो, 3-4 हज़ार लीटर के अराउंड ये वैल्यू आ जाएगी एक बिल्डिंग से, इतना सीवेज। तो इस पर ट्रीट करने के लिए, इतने बड़े वॉल्यूम में ट्रीट करने के लिए हमें सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही काम में आते, बाकी कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमारे काम में नहीं आती। तो हम कैसे करते हैं, देखो आपको क्वेश्चंस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो सीवेज ट्रीटमेंट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 3। ये थर्ड पार्ट आपको एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं, पर आपको समझ में आना चाहिए यार बच्चों। देखो आधा अधूरा एनसीईआरटी ने अगर दिया है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार बीच में एक लाइन दे देते ना, क्या प्रॉब्लम था, पर नहीं दिया है, पर हम लोग समझेंगे। मैं आपको कोई चीज़ आधी आधी सिखा कर नहीं जाऊंगा। तो बेसिकली सीवेज ट्रीटमेंट में 3 स्टेप्स बनाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्शरी जो है मैं बाद में बताऊंगा, इसको मैं थोड़ा स्टार करके रखता हूँ, ये बाद के लिए। स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है इसलिए नहीं, थोड़ा सा एनसीईआरटी में इसका डायरेक्ट मेंशन नहीं इसलिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको हम बुलाते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। देखो फिजिकल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे किसी भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या केमिकल की हेल्प लेने वाले नहीं है। मेनली हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देख रहे हैं ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प। तो क्या होगा, जो डोमेस्टिक वेस्ट है, या जिसको हम जेनेरिकली सीवेज बुलाएंगे, ये जो सीवेज है वो एक जगह पे इकट्ठा किया जाएगा, कहीं से ना कहीं ड्रेनेज लाइन से आएगा, एक जगह पे इकट्ठा होगा। सबसे पहले उसका क्या किया जाएगा, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन जिसमें अनडिजॉल्व या लार्ज मॉलिक्यूल्स है, जिसमें एडेड है, मतलब सपोज लाइक थर्माकोल है, प्लास्टिक है, ऐसी सारी चीजें, हाँ मिट्टी है, सैंड है, ग्रेवल्स है, ये सारी, इनको तो निकालना पड़ेगा ना बच्चों, इनको तो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले पानी चाहिए हम लोगों के पास, तो ये सब कुछ जो उसमें फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग डेब्रीज बुलाते, ये सब कुछ हम फिल्टर करके, या सेडिमेंट किसको किया जाएगा, द थिंग्स विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, बट ये फिल्ट्रेशन से भी बहुत छोटे साइज में है और वो जल्दी से फिल्टर भी नहीं हो सकती। ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे और सेडिमेंट करेंगे। सेडिमेंट करने के लिए उसको थोड़ी देर के लिए रख दो। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा ना, अगर पानी अगर कभी गंदा है, आजकल नहीं आता क्योंकि हमारे घर में आरओ लगाया होता है, हम वाटर फिल्टर लगाते हैं, पर एक पहले ज़माने की बात कर रहा हूँ, आप उसमें एलम डाल दो थोड़ा सा, तो एलम की वजह से क्या हो जाता है, वो जो फ्लोटिंग डेब्रीज होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन, तो हम सेडिमेंट करते हैं। सेडिमेंट करना मतलब सेटल डाउन करना उसे। अब ये सब कुछ सेटल होने के बाद जो हमने फिल्टर आउट कर दिया, जो हम लोगों ने निकाला, उसको बुलाएंगे हम फ्लोटिंग डेब्रिज फ्रॉम द प्राइमरी स्लज। ये नॉट सोल्यूबल है, ये सारा लाइक आइदर सेडिमेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से बाहर निकाला है। हाँ, इसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, ये प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज मतलब ही क्या, अब पानी है ये, दिस इज नथिंग बट व्हाट, और वाटर। ये सब कुछ निकालने के बाद जो बन रहा है उसको हम प्राइमरी स्लज बुलाते हैं। अब इसमें वाटर है और इसमें दो चीजें, लाइक देखो ये प्राइमरी स्लज में होगा क्या, देखो हाँ, इसमें वाटर तो है ही है, बराबर है, ये प्राइमरी स्लज इज नथिंग बट व्हाट, हाँ इज वाटर, प्लस इसमें क्या होगी, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर। ये प्राइमरी स्लज में क्या होगा, डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर भी होगा। मतलब जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर हाउस होल्ड से या एग्रीकल्चरल वेस्ट से आया हुआ है, या लाइक अगर हम लोग मानते हैं कि इसमें बहुत बार ना फिकल मैटर होता है, हाँ हमारे टॉयलेट वेस्ट से जो आता है, सैनिटरी वेस्ट से जो आता है, तो दैट इज नथिंग बट द फिकल मैटर भी होता है इसमें। तो वो सारा डिजॉल्व फॉर्म में, देखो अभी भी ये वेस्ट ही है, वेस्ट वाटर, ये प्राइमरी से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये इसके बाद ना इसको हम आगे भेजेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, इस वाटर को, हाँ ये जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व फॉर्म में, जो डिजॉल्व था उसको तो हम लोग निकाल नहीं पाएंगे,
द थिंग्स दोज वेर डिजॉल्व, उसको तो हम बाहर निकाल नहीं पाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, अब हम उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे। हम कहाँ पे भेज रहे हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। कहाँ पे भेज रहे हैं बच्चों, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए। इस वाटर को जिसमें ऑर्गेनिक मैटर डिजॉल्व है उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक ऐसा टैंक होता है, हाँ, जिसमें बहुत सारा पानी बैठा है। अब इसमें देखो ना, इसमें कौन से लाइक बहुत सारा वेस्ट है ऑर्गेनिक मैटर के साथ, तो उसमें स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बुलाते हैं इस पे ट्रीटमेंट करने वाली हेटेरोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हेटेरोट्रॉफिक। और ये होते हैं, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं एरोबिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया होते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक वर्ड है हमारे लिए, ये एनसीईआरटी की लाइन में है। ये हेटेरोट्रॉफिक है, एरोबिक है, ये मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हाँ, ये एरोबिक है, ऐसे डायरेक्टली दिया नहीं, पर आपको आना चाहिए। तो इस पानी में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें ना हम लोग इसको एजिटेट करेंगे, बहुत सारा उसको एजिटेशन करेंगे, मतलब उसको ऊपर नीचे ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगाकर घुमाएंगे। इससे होगा क्या, एरेशन बढ़ेगा, और हम इसमें एयर पंप करेंगे। मैं एयर बोल रहा हूं, ऑक्सीजन नहीं, एयर पंप करेंगे, बहुत सारी एयर पंप करेंगे। देखो ये ऐसे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है, पर मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आप लोगों को। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, उसको पहले एजिटेट करेंगे और उसमें एयर पंप करेंगे बहुत सारी। इसकी वजह से होगा क्या बच्चों, ये समझ लो पहले। इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हेटेरोट्रॉफिक एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना, उनके लिए ऑर्गेनिक मैटर ऑलरेडी खाना है, और एयर से उनको क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। सो व्हाट दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग वॉट एवर द ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रेजेंट इन द प्राइमरी स्लज। बराबर है, वेस्ट वाटर में जो कुछ ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो कंज्यूम, उनके लिए तो वो फूड है, और फूड ऑक्सीडाइज करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, उनको एजिटेट कर दिया। एजिटेट करने से वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे पूरे पानी में, और ऑक्सीजन पंप करने के लिए, एयर पंप करने की वजह से क्या होगा, उनको ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जाएगा। सो दे विल स्टार्ट ईटिंग द ऑल ऑर्गेनिक मैटर। जितना हो सके उतना खा लो, जितना हो सके उतना खा लो। उनकी वजह से बढ़ेगा क्या, अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो वो बनाते फ्लॉक्स। क्या बनाते हैं, फ्लॉक्स। फ्लॉक्स देखो मैंने यहां पे दिया हुआ है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। फ्लॉक्स मतलब क्या, बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स का एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ये ग्रोथ हो रही है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, साथ में कुछ फंजाई भी होते हैं, वो भी उसके साथ ग्रो कर रहे हैं, तो उनका क्या बनेगा, फ्लॉक्स बनेगा। इसको टर्म को बुलाते हैं हम फ्लॉक्स। ये जब ग्रो हो रहे हैं, विगरसली ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एबंडेंट फूड है और ऑक्सीजन एयर हम लोग प्रोवाइड ही कर रहे हैं। तो वो तो आराम से, चलो अपने लिए लग्जरी लाइफ है, चलो अपने को क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको थोड़ी नीड देनी है, उनको तो आपका क्वेश्चन में आना है। हाँ, तो वो आराम से ग्रो करते हैं, बहुत मतलब फुल फ्लेज, उनको सब कुछ मिल जा रहा है, तो वो ग्रो करते रहते ग्रो। अब जब वो ग्रो कर रहे तो हमारा काम कर रहे, उनको क्या मालूम, हम उनसे काम करवा कर ले रहे। हम क्या कर रहे हैं, उसको बोला चल तुझे हम लोग ऑक्सीजन दे देते, ऑर्गेनिक मैटर तो है ही, वो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, सीवेज ही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, चल भाई तू ये सारा सीवेज खा डाल, इसमें से जितना ऑर्गेनिक मैटर है तू सब कुछ डाइजेस्ट कर ले, तू ग्रो कर जा। तो थोड़ी देर बाद, मतलब इनफ टाइम देने के बाद, उसमें से क्या होगा कि सारा ऑर्गेनिक मैटर वो कंज्यूम करेंगे, एंड हम लोगों के लिए क्या होगा, लाइक ये फ्लॉक्स की ग्रोथ होगी। तो उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर था वो थोड़ी देर बाद कम कम हो जाएगा। अब हम लोग, आप पूछोगे सर हम लोगों को ये पता कैसे चलता है, तो सिंपल सी चीज है, हम इस वाटर का सबसे पहले जब प्राइमरी स्लज को हमने यहां पे भेजा, तब उसका हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, that is how much amount of oxygen is required to utilize the entire oxygen। हाँ, तो वो लाइक हम लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालते, या उसमें कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है ये निकालते, डिजॉल्व ऑक्सीजन की लाइक वैल्यू से निकालते, और उसको हम जब ट्रीट करने के लिए रख देंगे, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, उसका BOD, बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे देखो BOD यहाँ पे भी लिखा है मैंने, ये मेजर करते रहेंगे। जब BOD ऑफ दैट वेस्ट वाटर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस, मोर देन 95%, मतलब इनिशियली जितनी ली थी और अल्टीमेटली 95% से ज्यादा ये जब रिड्यूस हो जाती है, तब हम मानते हैं कि इसमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिक मैटर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।
इसमें से मैक्सिमम ऑर्गेनिक वाटर क्या हो चुका है, खत्म। अब देखो यहाँ पे बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, आपको सपोज ऐसे आया कि 3-4 वाटर सैंपल दे दिए और हर एक का एक एक बीओडी दे दिया और विच इज पोर्टेबल, तो देखो नो सीवेज वाटर इवन इफ इट इज बीओडी इज वेरी लेस, तब भी ये पोर्टेबल नहीं होता, उसमें ऑर्गेनिक मैटर मतलब उसमें सीवेज था, सीवेज वाटर वी कैन नॉट कंज्यूम। हाँ, ये 1-2-3 चीज़ें याद रखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो उसका बीओडी रिड्यूस किया जाता है बाय द एक्शन। अब ये हो गए, तो उसमें से जो पानी बचा है उसमें से ये हम लोग जो निकाल लेंगे, ये बाकी सारा पार्ट जो है वो तो निकाल लेंगे हम, ये जो लाइक मेश लाइक फ्लॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बने थे वो निकाल लेंगे, पानी को सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, पानी को आगे ट्रीटमेंट के लिए भेजेंगे, दैट इज टर्शियरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट बुलाते हैं, जिसमें यूवी लाइट, क्लोरीन, ओजोन, इससे इसको ट्रीट करके अगर कोई बैक्टीरिया बचे हुए हैं तो उनको हम मारने का काम कर लेते हैं वहाँ पे, और यहाँ से बन जाता है ये एक्टिवेटेड स्लज। देखो यहाँ पे बहुत बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, देखो प्राइमरी स्लज एंड एक्टिवेटेड स्लज, डू नॉट कंफ्यूज प्राइमरी स्लज दैट इज डर्ट विद द एक्टिवेटेड दैट इज सेकेंडरी स्लज विच इज लिविंग फॉसिल्स। अब यहाँ पे ये देखो ना, ये जो एक्टिवेटेड स्लज में बैक्टीरिया भी है और फंगल फिलामेंट भी है, मतलब ये लिविंग मटेरियल है। हाँ, इसको हम आगे जाकर यूज करने वाले हैं, कहाँ पे वो आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि इनसे तो कुछ होना चाहिए, अदरवाइज इतने बैक्टीरिया और ये फ्लॉक्स बढ़ते गए तो उसका क्या करना है, ये हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज आता है। तो उसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखो बायोगैस प्रोडक्शन ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेयरली आता है पर इस साल शायद क्वेश्चन जरूर आएगा, बायोगैस और एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट, मतलब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इस साल के लिए। देखो बायोगैस के लिए हम लोग क्या करते हैं, द स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट वी यूज दोज आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। जेन मतलब प्रोडक्शन एंड मिथेनो मतलब मीथेन का प्रोडक्शन। हाँ, अब देखो ये जो बैक्टीरिया हमने लाए थे ना, वो हम यहाँ पे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर बुलाते, यहाँ पे डाल देते। अनएरोबिक डाइजेस्टर मतलब वो जो फ्लॉक्स थे उनको हम ऐसे बैक्टीरिया को सब्जेक्ट कर देते दैट कैन ग्रो अनएरोबिकली। अब देखो आपने ऑक्सीजन का सप्लाई बंद कर दिया तो हमारे एरोबिक फ्लॉक्स वाले बैक्टीरिया थे वो तो मर ही जाएंगे, बट ऑब्वियसली उनको वो लाइक विदाउट ऑक्सीजन दे कैन नॉट सर्वाइव। पर ये जो स्पेशल बैक्टीरिया मिथेनोजेंस, दीज आर अनएरोबिक बैक्टीरिया सच एज मिथेनोबैक्टीरियम है इसका एग्जाम्पल, दैट ब्रेक डाउन द सेल्यूलोजिक मटेरियल। देखो वहां पे हम फ्लॉक्स भी यूज करते हैं और हम लोग एग्रीकल्चरल वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, काउ डंग यूज करते हैं, यहाँ पे काउ डंग में ये एक्चुअली मिथेनोजेंस होते हैं यूजुअली। हाँ, देखो मीथेन का जो गैस कंपोजिशन है दैट इज प्रीडोमिनेंटली मीथेन है, और द बायोगैस का जो कंपोजिशन है प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा मीथेन हाईएस्ट होगा। हाँ, ये सबसे हाईएस्ट होगा, बट साथ में CO2 एंड H2 ये दो गैसेस भी उसमें पाए जाते हैं मीथेन के साथ। मिलता कहाँ से ये हम लोगों को, दीज आर फाउंड इन द अनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट, बराबर है, एंड द रूमेन ऑफ द कैटल, यहाँ पे भी मिल जाता है। अनएरोबिक स्लज की बात करें हम लोग, एरोबिक नहीं, एक्टिवेटेड स्लज की नहीं। एंड लाइक बायोगैस प्लांट, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉरी, these were developed in India by the IARI, Indian Agriculture Research Institute and KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है, इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं आप लोगों को। अब देखो हम लोग बायोगैस का प्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है ये थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, दिस इज एक 10 to 15 फीट का एक टैंक बनाते हैं हम लोग। हाँ, इसके डायमेंशन दिए, देखो 10 to 15 डीप, हम उसको ज़मीन में डाल देते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में भी डायमेंशंस दिए हैं, जिसको हम बुलाते हैं डाइजेस्टर। इसको क्या बुला देते हैं हम लोग, डाइजेस्टर बुलाते हैं। हाँ, ये ऊपर से लाइक इसमें ना हम ये सारा मटेरियल डालेंगे, एग्रीकल्चरल वेस्ट जिसमें सेल्यूलोजिक मटेरियल बहुत ज़्यादा है, और बाकी सारा मतलब काऊ डंग है, ये सब कुछ डालेंगे इसमें। डंग, हाँ काऊ डंग को, क्योंकि काऊ डंग में ही हमारे क्या है, बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया है। हाँ, इसमें सारा लाइक अनएरोबिक स्लज, एक्टिवेटेड स्लज का जो पार्ट था वो भी हम यहाँ पे डालेंगे उस पर ट्रीटमेंट करने के लिए। अब इसको ये पूरा का पूरा सील किया है, एयर टाइट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये एयर टाइट नहीं तो ये काऊ डंग के जो बैक्टीरिया है वो काम नहीं कर पाएंगे, लाइक उनके लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ,
उसके बाद क्या कर लेते हैं, स्लज डाइजेस्ट, मतलब इसमें से स्लज डालेंगे, जो जो कुछ होगा हाँ वो हम यहाँ पे करेंगे. अब वी लेट इट बी फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. कुछ दिनों बाद उसमें से इमीडिएटली क्या शुरू हो जाता है, बायोगैस का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है. दिस इज नथिंग बट द बायोगैस. ये बायोगैस है पूरा, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2 है. हाँ, ये बायोगैस प्रोडक्ट. और ये बायोगैस गैस लाइटर है, तो उसको हमने ऊपर से एक पाइपलाइन लगा कर रखी है जहाँ से हम लोग उसको बाहर निकाल कर लेते हैं. एंड ये अब देखो, ये डाइजेस्ट होने के बाद जो कुछ बचेगा, एक टाइम पे बाद क्या आएगा, इसमें से सारा ऑर्गेनिक मटेरियल मेथेनोजेंस ने यूटिलाइज करके ये भर भी तो जाएगा ना कभी ना कभी. तो ये बन जाता है बेस्ट कंपोस्ट, या जिसको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बुलाते हैं. ये बन जाता है. और इसके वजह से आप अगर आपके पास अगर फार्म से, तो इसमें आप मिट्टी के ऊपर डाल दो. दिस इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट फर्टिलाइजर एंड चीप, क्योंकि इसका तो खर्चा नहीं. ये तो आपको वेस्ट से मिला था, उससे तो आपने बायोगैस प्रोड्यूस भी कर लिया. बायोगैस से आप लोग कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए कर सकते हो. ये सब कुछ हो सकता है इससे. तो ये बायोगैस मिल जाएगा आप लोगों को, और आपको फर्टिलाइजर भी मिल जाएगा मैं बोलता हूँ एट अ नो कॉस्ट, क्योंकि ये बना ही वेस्ट से. हाँ, आई बात समझ में यहाँ पे. ये बायोगैस का प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लोगों को बैक्टीरिया का नाम, किसने डेवलप किया, क्या होता है इसके डायमेंशन, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, आगे हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स वेयर वी कैन यूज देम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट और द नेचुरल प्रेडेटर्स. मतलब क्या है, देखो अब इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स है, वो कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते हैं. बहुत बार होता है ऐसे हमारे क्रॉप्स पे ना बहुत सारे इंसेक्ट्स, पेस्ट ये आते हैं, और वो हमारा पूरा का पूरा क्रॉप जो है, फार्म जो है, उसका पूरा बर्बाद कर देते हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली यील्ड नहीं आती. हाँ, फार्मर्स फेस दिस प्रॉब्लम वेरी फ्रिक्वेंटली. तो उनके लिए कुछ तो चाहिए. अब देखो, आप बोलोगे सर है ना केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स. ये तो है, वो महंगे भी होते हैं. और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, नियर बाय वाटर पोल्यूशन होता है. इट मे कॉज पॉइजनिंग टू द एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑल्सो. तो उसके लिए कुछ बेटर अल्टरनेटिव है क्या हमारी बायोलॉजी में? तो है. बायोलॉजी के पास आंसर नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बनते ही नहीं है. बहुत बार ऐसी चीज़ों में बात कर रहा हूँ मैं कि आंसर है, सिर्फ हम लोगों को खुली आंखों से देखना है और समझ के इस्तेमाल करना है. तो हम लोगों ने टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एज वेल एज केमिकल पेस्टिसाइड्स, यहाँ पे मैं आगे जाके बायो फर्टिलाइजर की भी हम बात करने वाले, तो उनका इस्तेमाल कम करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रे एंड प्रीडेटर, रिलेशनशिप बिटवीन द नेचुरली अकरिंग सम एनिमल्स, और जिसको हम एज एन एडवांटेज यूज करते हैं टू यूज इट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट. मतलब जिसकी वजह से हमारे जो बहुत सारे पेस्ट मतलब जिनकी वजह से हम लोगों को दिक्कत आती है, जिनकी वजह से जो क्रॉप पे बढ़ जाए तो हमारे क्रॉप की यील्ड पूरी की पूरी बर्बाद कर लेंगे, इनको हम बुलाते हैं पेस्ट. देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है, यूजिंग अ नेचुरल प्रेडेटर टू कंट्रोल द पेस्ट इंस्टेड ऑफ टॉक्सिक केमिकल, जो मैंने अभी बताया कि जहां पे हम प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप को हम इस्तेमाल करते हैं. इसका दो एग्जांपल आप लोगों को दिए. देखो, लेडी बर्ड कंट्रोल्स द अफिड्स. ये देखो, ये लेडी बर्ड है. अफिड नाम का एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, प्लांट्स पे बहुत बार दिखाई देता है. अगर वहां पे लेडी बर्ड है, लेडी बर्ड आपके क्रॉप को कुछ नहीं करेगा. लेडी बर्ड विल किल द ओनली अफिड्स, बाकी किसी को नहीं करेगा. एंड ड्रैगन फ्लाइज, दिस इज द ड्रैगन फ्लाई दैट कंट्रोल्स द मस्कीटोज ऑल्सो. तो ये नेचुरल प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप हम लोगों ने यूज की. इसके अलावा हम लोग और भी इंटेलिजेंट है. हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को पता चला है बैसिलस thuringiensis, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं बीटी, ये बटरफ्लाई कैटरपिलर को मारने में काम करता है. अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने ये यूज़ किया, इसको कैसे यूज़ करेंगे? तो ये बैसिलस thuringiensis है, इसके स्पोर्स मिलते हैं, मतलब बनते हैं, ये बनाता है, और हम उन स्पोर्स को हम पानी में डिजोल्व करेंगे और उसको एज अ पेस्टिसाइड, मतलब हाँ ये केमिकल नहीं है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, इसको प्लांट्स पे स्प्रे करेंगे. जब कभी भी ये कैटरपिलर आ जाएगा वहाँ पे, और वो प्लांट के किसी लीफ पे वो पार्ट खाएगा, तो जो स्पोर है वो इस पर्टिकुलर कैटरपिलर के बॉडी में जाने के बाद एक्टिवेट हो जाएगा.
ये कैसे होता है ना, हम लोग देखने वाले बायोटेक्नोलॉजी में। तो वहां पे जाकर क्या करेगा ये, वो वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा और इसको मार देगा, इस कैटरपिलर को वो क्या करेगा, कंप्लीटली मार देगा, वहां पे इमीडिएटली मार देगा, और इससे हमें रिलीफ मिल जाएगा। हम लोगों को स्पोर्ट्स के लिए क्या बहुत पैसे भी नहीं देने पड़ते, और ये हम लोगों को कभी अफेक्ट भी नहीं करते। क्यों नहीं करते मैं बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर यूजिंग सर्टन वायरसेस टू कंट्रोल, जिसका एक जीनस है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द पेयर में आते हैं, न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस। हाँ, बैक्यूलोवायरसेस का जो जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरसेस, दोज आर यूज्ड एज अ स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम। यहां पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में यहां पे बहुत बार आपको फंसाया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता तो वो किसी को भी मार देता, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता तो वो क्या कर लेता, किसी को भी मार लेता। किसी को भी नहीं मारना है, ये स्पेसिफिक पेस्ट को ही मारना है। हाँ, जो हमारे लिए हार्मफुल है उसी को मारना है। आते जाते सबको मारकर क्या करेंगे, तो उसका तो फायदा ही नहीं ना, बराबर है ना। जो किसी से भी मारा जाए उसका तो फायदा ही नहीं। हम लोगों को क्या आपको क्या पता जो आपका यूजफुल है, सपोज हनी बीज है, ये अगर वायरस ने हनी बीज को भी मार दिया होता तो प्रॉब्लम क्या है, पोलिनेशन कौन करता। तो ऐसे नहीं चाहिए, हमारे लिए इंसेक्ट्स यूजफुल भी है ना, तो उनको नहीं मारना है। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑर्थ्रोपोड्स है, उनको मतलब ये सिर्फ उनको ही मारेगा, बाकी किसी को नहीं। तो यहां पे ये वर्ड याद रख लो, स्पीशीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन है इसका। ये क्या कर लेते हैं, स्पीशीज पे एक मतलब एक ही स्पीशीज को मारेंगे, एक से ज्यादा स्पीशीज को मारेंगे नहीं, और इसके इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशंस हो जाते हैं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात दिए जाते जाते अपने एनसीईआरटी में, बैक्यूलोवायरसेस आर एसेंशियल फॉर आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज असर्शन रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर नैरो स्पेक्ट्रम एंड डू नॉट हार्म नॉन टारगेट इंसेक्ट, मैमल्स और प्लांट्स। नॉन टारगेट इंसेक्ट मतलब देखो, मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट को मारना है तो सिर्फ वो उनको मारेंगे, मुझे हनी बी को मारना है नहीं, बटरफ्लाई को मारना है नहीं मारेंगे, क्योंकि ये लाइक नॉन टारगेट इंसेक्ट को, बल्कि हनी बी भी इंसेक्ट है, बटरफ्लाई भी इंसेक्ट है, पर इनको नहीं मारेंगे। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द आईपीएम, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। असर्शन रीजन के लिए पूछा जा सकता है ये आपको। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर, यहाँ पे हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। बायो फर्टिलाइजर्स लाइक फॉर द एनरिचिंग द सॉइल। देखो अब हम लोगों ने देखा ना कि लाइक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो अब हम लोग यूज़ करते हैं फार्मर्स, इससे ईल्ड बढ़ती है पर इससे पोल्यूशन भी बढ़ता है। हाँ, सॉइल की क्वालिटी बहुत जल्दी डेटोरिएट हो जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की न्यूट्रिशनल क्वालिटी इतनी कम हो जाती है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स देने की ज़रूरत पड़ती है कंटिन्यूसली। तो उसको हम रिप्लेस करने के लिए या उसकी डिपेंडेंसी कम करने के लिए हम लोग देख रहे हैं बायो फर्टिलाइजर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, जहां पे वी यूज सर्टन माइक्रोब्स एज अ फर्टिलाइजर। तो उसका एक है, देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखो कोई भी फर्टिलाइजर होता है तो उसका बेसिक एम होता है टू प्रोवाइड मोर नाइट्रोजन टू द प्लांट। जितना ज़्यादा नाइट्रोजन प्रोवाइड होगा उतनी ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प होगी। तो उसमें 3 टाइप आते हैं, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। राइजोबियम इज द बेस्ट एग्जांपल। देखो इसको इटैलिक्स करना चाहिए था, नहीं तो हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। नाइट्रोजन इट इज फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब कौन से, पल्सेस वाले बेसिकली, याद रखना ये बहुत जरूरी है। ये राइजोबियम है, सिम्बायोटिक है, मतलब ये क्या होगा, सिम्बायोसिस मतलब प्लांट से न्यूट्रिशन लेगा, प्लांट को नाइट्रोजन देगा, प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेगा। ये उसके रूट नोड्यूल्स, ऐसे नोड्यूल्स बनाकर रहते हैं उसके अंदर। दिख रहा है यहाँ पे, मैंने डायग्राम में दिखाया है। उसके साथ कुछ होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग विच आर फ्री लिविंग, वो सिम्बायोटिक नहीं है, वो प्लांट के आजू बाजू बने रहेंगे बट प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते रहेंगे। वहां पे 2 है, एजोस्प्यूरुलम एंड एजोटोबैक्टर। ये दोनों नाम याद रखना। एजो फ्री लिविंग इन सॉइल, ये कहाँ पे रहेंगे, सॉइल में रहेंगे। ये प्लांट के अंदर नहीं है, ये प्लांट के अंदर पाए जाएंगे, ये प्लांट के अंदर पाए नहीं जाने वाले। हाँ, सो एजोस्प्यूरुलम एंड एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया इन द सॉइल मिल जाएंगे। एंड साइनोबैक्टीरिया टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं विच आर ऑटोट्रॉफिक है, फ्री लिविंग, फोटोसिंथेटिक। एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलाटोरिया, दे फिक्स द नाइट्रोजन स्पेशली क्रिटिकल इन अ पैडी फील्ड। पैडी फील्ड मतलब राइस फील्ड में पानी होता है ना, तो वहां पे काम में आते हैं।
और देखो ये साइनोबैक्टर है, फ्री लिविंग भी है एंड फोटोसिंथेटिक भी है, ये आपको याद रखना चाहिए। साइनोबैक्टर बोला तो आपको आ जाएगा, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पढ़ा हुआ है। ये हो गया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके लिए हम लोगों को देखना है फॉस्फोरस एब्सॉर्प्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है प्लांट के लिए। वो एक उसमें से आता है ग्लोमस स्पीशीज विच इज अ माइकोराइजा फंगस होता है। ये क्या कर लेता है, ऐसे रूट में एंडो और एक्सोसिम्बायंट बन जाता है एंड इट एब्सॉर्ब्स द फॉस्फोरस। ये नाइट्रोजन के लिए नहीं है, फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस टू द प्लांट। ये क्या कर लेता है, फॉस्फोरस सॉइल से निकलेगा, कितना भी कम हो तो वहां से निकाल लेगा और वो प्लांट के देगा। प्लांट को NPK लाइक क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों चीजें चाहिए होती ना। It provides resistance to the root-borne pathogens and tolerance to salinity as well as drought. This is an added advantage of glomus or mycorrhiza. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो एक ट्रिक वाला जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया डू नॉट ओनली फिक्स नाइट्रोजन बट ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, मेकिंग देम वाइटल फॉर द राइस और पैडी फील्ड्स। ऑलवेज कीप सिम्बायोटिक वर्सेस फ्री लिविंग क्लियरली सेपरेटेड इन योर माइंड। देखो ये सिम्बायोटिक और ये दोनों फ्री लिविंग, ये यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे वो लिखवा कर दिया हुआ है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द माइक्रोब्स। यहाँ पे हमारा माइक्रोब्स वाला पार्ट चैप्टर कंप्लीट ही हो चुका है। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। इमीडिएटली नेक्स्ट चैप्टर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए।